प्रशिक्षु नमस्कार। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। प्रशिक्षु, आज के वीडियो में हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत आखिरी टॉपिक जो कि है छात्रवृत्ति वितरण और अन्य प्रोत्साहन योजनाएं निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, इसका वीडियो इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। जी हाँ, तो यह है सेकेंड सेमेस्टर का एडू4 द्वितीय सेमेस्टर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास यूनिट 3 प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, जिसमें 15वां टॉपिक है जो है 15वां सब टॉपिक है जो है छात्रवृत्ति वितरण यानी स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन में छात्र प्रशिक्षुओं। देखिए, स्कॉलरशिप होता क्या है? तो स्कॉलरशिप होता है समाज के उन वर्गों से संबंधित उन छात्रों के लिए जो किसी कारण अपनी पढ़ाई या शिक्षा पूरी करने में असमर्थ रहते हैं। स्कॉलरशिप जो है ऐसे छात्र जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन उनके पास पढ़ने के साधन नहीं होते, उनके लिए स्कॉलरशिप एक बढ़ावा या प्रोत्साहन है। प्रशिक्षुओं, आपने डीएलएड में आने से पूर्व भी कई बार छात्रवृत्ति पाई होगी और यहाँ डीएलएड में भी आपको फीस रीइंबर्समेंट है आपके लिए और छात्रवृत्ति अवेल करेंगे ही या कर रहे होंगे कुछ लोग जो नेक्स्ट सेमेस्टर में होंगे, तो आपको ज्यादातर जानकारियां हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा और जान लीजिए जो भी विवरण है और डिटेल में। छात्र छात्राओं द्वारा http यानी scholarship.up.nic.in वेब पोर्टल के माध्यम से आवेदन से लेकर भुगतान, ये समस्त प्रक्रिया ऑनलाइन है। हालांकि आप ये सब चीजें जानते हैं, फिर भी एक रिव्यू के तौर पर आप इसको सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश में इसके लिए एक यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल है जिसे स्कॉलरशिप एंड फीस रीइंबर्समेंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रशिक्षुओं। यह पोर्टल जो है विभिन्न स्तरों के छात्रों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है। अब पहले तो उनको डायरेक्ट उनके खाते में पीएफएमएस के माध्यम से अंतरित की जाती थी। अब नया जो भी आया होगा, आप लोग ज्यादा जानकारी रखते हैं। यह स्कॉलरशिप एससी एसटी यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अदर बैकवर्ड क्लास अथवा जनरल माइनॉरिटीज वर्ग से संबंधित प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक, प्री मैट्रिक 9th and 10th और पोस्ट मैट्रिक यानी 10वीं से उधर, और इधर पोस्ट मैट्रिक 10वीं से पहले और 10वीं के बाद, पोस्ट मैट्रिक 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं दोनों स्तरों के छात्र पा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? प्री मैट्रिक 9th 10th, पोस्ट मैट्रिक 11th 12th। अब एलिजिबिलिटी पात्रता क्या है कि इसके लिए उन्हें उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इस समय कई प्रकार की छात्रवृत्तियां आप up.scholarship.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में जो उत्तरी राज्य के बहुत बड़े शिक्षा का हिस्सा है और जिससे कौन कौन लाभान्वित हो रहे हैं, तो जिससे 2 लाख से अधिक विद्यालय, 60 से अधिक विश्वविद्यालय लाभान्वित हो रहे हैं। क्लियर है? उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग जो है वो राज्य में शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर छात्रों को आर्थिक मदद देने के लिए कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तथा स्नातक और परास्नातक और अन्य डिप्लोमा सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों के छात्रों को यूपी स्कॉलरशिप 2020 पर समय सीमा के अंदर आवेदन आमंत्रित करता है। वेबसाइट पर आप जाएंगे तो आपको ये मिलेगा। अच्छा, थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं हम समाज कल्याण विभाग के बारे में। तो समाज कल्याण विभाग छात्रों प्रशिक्षुओं सबसे पहले आया था 1948 में 49 में। इस अवधि में इसे कहा जाता था हरिजन सहायक विभाग। इस रूप में यह स्थापित किया गया था। फिर 1955 में, क्योंकि ये सोशल सेक्टर की योजनाओं के लिए बनाया गया था, तो इसका नाम दिया गया समाज कल्याण विभाग।
1961 में फिर इसका कंबाइंड नाम आ गया, हरिजन सहायक विभाग और समाज कल्याण विभाग दोनों मिलकर। लेकिन फिर से इसका नाम 91-92 में समाज कल्याण विभाग ही स्थायी तौर पर रख दिया गया। अब इसका उद्देश्य एक बार फिर से जान लेते हैं। समाज के कमजोर वर्गों का शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक उत्थान कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाना। बहुत ही क्लियर है। उनका शैक्षिक उन्नयन किया जाए, आर्थिक उन्नयन किया जाए और उन्हें उनका सामाजिक उन्नयन किया जाए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब क्योंकि प्रशिक्षु हमें सबसे ज्यादा इसके बारे में जानना है प्राथमिक स्तर पर, तो प्राथमिक स्तर पर जो भी योजनाएं हैं स्कॉलरशिप की, छात्रवृत्ति की, उसे हम जान लेते हैं बहुत ही क्विकली। तो प्राथमिक कक्षा 8 के लिए स्कॉलरशिप आती है, एकीकृत इंटीग्रेटेड छात्रवृत्ति परीक्षा होती है। एकीकृत छात्रवृत्ति परीक्षा नाम है इसका, जो कब कराई जाती है? सामान्यतः 15 मई को। अब इस वक्त लॉकडाउन हो गया तो इस वक्त हो सकता है ना कराई जा सके, लेकिन वैसे ये 15 मई को संपन्न कराई जाती है। जिसकी पात्रता है कक्षा 8 में अध्ययनरत वे छात्र छात्राएं जिनकी आयु परीक्षा वर्ष की 30 जून और 15 वर्ष से अधिक ना हो। ठीक है, तो ये उनकी पात्रता है। परीक्षा फल कब घोषित किया जाएगा? देखिए, सामान्य परिस्थितियों के लिए ये सब है, और ये बदलाव असामान्य परिस्थितियों में ये सब बदलाव संभव है। तो सामान्यतः जून के अंत अथवा जुलाई तक। ठीक है, तो ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिएगा, और जब आप कार्यरत होंगे तो आपको जानकारी समय समय पर उपलब्ध ही हो जाएगी, तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मगर जानकारी के लिए आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन कौन सी छात्रवृत्तियां हैं। उपरोक्त परीक्षा कब होती है? इसके आधारित छात्रवृत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? तो देख लीजिए। सबसे पहला है छात्र वेतन छात्रवृत्ति, दूसरा है ब्लॉकवार मेधावी छात्रवृत्ति, तीसरा है हाई स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति। अब सबसे पहले पर आते हैं प्रशिक्षुओं, तो ये है हाई स्कूल छात्र वेतन छात्रवृत्ति। इसमें छात्र वेतन छात्रवृत्ति में क्या होता है? प्रदेश के जो सर्वोच्च अंकों से उत्तीर्ण प्रथम 15 छात्र छात्राओं का चयन किया जाता है उनके योग्यता के क्रमानुसार। ठीक है, और उन्हें छात्रवृत्ति दी जाती है। अब दूसरा है ब्लॉकवार, क्योंकि नाम से ही समझ में आ रहा है, तो ये ब्लॉक स्तर पर जो मेधावी छात्र हैं उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो उनकी पात्रता क्या होनी चाहिए प्रशिक्षुओं? ग्रामीण क्षेत्र में पात्रता सबसे पहली, तो ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र होने चाहिए, और प्रत्येक विकास खंड में निर्धारित है। विकास खंड स्तर पर निर्धारित संख्या क्या है प्रशिक्षुओं? तो सामान्य के लिए 3 है, भूमिहीन जिनके पास अपनी भूमि खेती के लिए नहीं है, भूमिहीन श्रमिक के अगर उनके कोई पुत्र पुत्री हो तो उनके लिए 2 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। ठीक है, अच्छा, लेस देन 20% अनुसूचित आबादी के जहां पर ज्यादा 20% आबादी अनुसूचित जाति की है, 20% अथवा 20% से ज्यादा, ऐसे ब्लॉकों में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक अतिरिक्त स्कॉलरशिप है, छात्रवृत्ति है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 3 छात्रवृत्ति है। तो जहां आबादी घनी हो इन लोगों की, तो वहां पर इनके लिए छात्रवृत्ति भी बढ़ा दी गई है। और देखिए, इनके लिए कोई किसी भी प्रत्येक विषय में प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होना भी कोई प्रतिबंधित नहीं है, कोई प्रतिबंध, कोई कंपल्शन नहीं है कि वे प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण हो। तो ये है। अब तीसरा है हाई स्कूल योग्यता छात्रवृत्ति, तो उसमें है 2376 छात्र छात्राओं का चयन, जो सभी विषयों अथवा प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हो, योग्यता के क्रमानुसार किया जाता है। अब तीसरे प्रकार की छात्रवृत्ति है प्रशिक्षुओं केंद्र पुरानिधानित परीक्षा, मतलब केंद्र द्वारा आयोजित, यानी ये नेशनल लेवल पर किया जाता है। तो केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मेरिट
उच्चीकृत करने के लिए यह आयोजित की जाती है परीक्षा। यह 6 जनपदों में स्थित राजकीय इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य, और ये 6 जनपद कौन से हैं? प्रयागराज, आगरा, झांसी, मुरादाबाद, लखनऊ, गोरखपुर के प्रधानाचार्य उनकी आख्या के आधार पर परीक्षा आयोजित की जाती है। चयनित अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवासीय शिक्षा योजना अंतर्गत प्रवेश और छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ठीक है, और ऐसे कितने आवासीय राजकीय आश्रम पद्धति के स्कूल्स खोले गए हैं, और ये परीक्षा निःशुल्क है। ठीक है, कोई फीस इसके लिए चार्ज नहीं की जाती। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रथम चयन परीक्षा। प्रदेश के सभी जनपदों में नवंबर महीने में तृतीय रविवार को यह परीक्षा आयोजित की जाती है। कक्षा 10 में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत जिन्होंने 9th क्लास की या 9वीं क्लास की वार्षिक परीक्षा में 55% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों, और अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की बात करें तो उनके अभ्यर्थियों के लिए ये मेरिट जो है वो डाउन की जाती है। 44% अथवा इससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना चाहिए, उनकी ये पात्रता है, और ये परीक्षा भी निःशुल्क होती है। अब 2007 से कक्षा 9 में अध्ययनरत तथा कक्षा 8 में उपरोक्तानुसार निर्धारित प्राप्तांक प्रतिशत के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भी परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। और 2009 से कक्षा 10वीं स्तर के परीक्षा समाप्त करने का मन बनाया है और केवल कक्षा 8 स्तर की परीक्षा ही आयोजित होगी। अब देखते हैं ऐसा किया गया है कि नहीं, आप साइट पर जाकर चेक कर लीजिए। दोनों स्तर की परीक्षाओं में सामान्य वर्ग के लिए 40%, आरक्षित वर्ग के लिए 32% उत्तीर्णांक निर्धारित है। परीक्षा आवेदन पत्र जो होता है वो निदेशक जो है मनोविज्ञान शाला के जनपद मुख्यालय स्थित निदेशक मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा निर्धारित परीक्षा केंद्रों को परीक्षार्थियों को वितरित करने के लिए, ठीक है, निःशुल्क वितरण के लिए प्रेषित किए जाते हैं। अब नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपने जान लिया, थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ से भी दी गई है। तो आप देख लीजिए, कक्षा 7 में 55% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे समस्त छात्र जिनके अभिभावकों की सालाना आय 1.5 लाख से कम है, ऐसे छात्र उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ठीक है, डन है। तो ये है स्कॉलरशिप। अब इसी के साथ हमारा प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में यूनिट 3 के 15 टॉपिक खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक यूनिट 1 भी हो सकता है और यूनिट खंड ब ये था, सॉरी यूनिट 3 ये था, तो यूनिट 1 और 2 कोई भी हो सकता है। ठीक है प्रशिक्षुओं, तब तक के लिए आप वेट कीजिए और मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। कमेंट बॉक्स में जाकर एनकरेजमेंट वाले आप कमेंट्स लिखिए ताकि मैं आगे और अच्छे वीडियोस बना सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।